नमस्कार दोस्तों, मैं केर सिंह शर्मा एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल एजुकल में आप सबका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस नए विषय के साथ आज आपके साथ रूबरू हूं या जिस विषय के ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूं वो है क्यों किया जा रहा है भारत में चीन और चीनी सामान का बहिष्कार। दोस्तों, बात है राष्ट्रवाद की, बात है स्वदेशी की, तो क्यों भारत में जो है चीनी सामान का और चीन का जो है बहिष्कार किया जा रहा है। दोस्तों, 1950 से पहले भारत और चीन के संबंध ऐसे नहीं थे जैसे आज के दौर में जो है देखने को मिलते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सन 1949 में चीन में स्थापित साम्यवादी तानाशाही सरकार। चीन की यह तानाशाही सरकार या उससे जुड़े लोग अपने विस्तारवादी, वर्चस्ववादी, साम्राज्यवादी व दमनकारी नीतियों के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। चीन की इस तरह की नीति भारत और चीन के संबंधों के बीच में आड़े आ रही है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों चीन के सभी लोगों की जो है सोच भारत के प्रति ऐसी ही है। चीन में अधिकतर लोग जो भारत के लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, वे भारत के साथ अच्छे संबंधों के हितैषी हैं, भारत के साथ मित्रता को वो बढ़ाना चाहते हैं। बस तानाशाही, साम्राज्यवादी व विस्तारवादी सोच रखने वाले वहाँ के लोग जो है भारत का विरोध करते हैं। चीन की तानाशाह सरकार जिस तरह का रवैया भारत व भारत के लोगों के प्रति रखती है, वैसा ही व्यवहार वो अपने नागरिकों की आवाज़ दबाने के लिए करते हैं या उनके अधिकारों के दमन करने के लिए करते हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण है 4 जून 1989 यानी 4 जून 1989 का वो थियानबेन चौक नरसंहार, जिसमें लोकतंत्र की मांग करने वाले लोकतंत्र समर्थक लगभग 10,000 छात्रों का चीन की इस तानाशाह सरकार ने जो है कत्ल कर दिया था। ये छात्र चीन को तानाशाही शासन से मुक्त करवाने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे और चीन में लोकतंत्र की बहाली की वकालत कर रहे थे। इन छात्रों की सिर्फ यही डिमांड थी या वहाँ के अधिकतर लोगों की सिर्फ यही डिमांड है कि जैसा लोकतंत्र भारत में स्थापित है या जैसे लोकतांत्रिक अधिकार भारत के लोगों को जो है दिए गए हैं, वैसी व्यवस्था चीन में भी लागू होनी चाहिए, वैसा लोकतंत्र जो है चीन में भी स्थापित किया जाना चाहिए। जबकि भारत की जनसंख्या भी तो लगभग चीन के बराबर ही तो है। जब भारत में लोकतंत्र स्थापित हो सकता है तो चीन में क्यों नहीं। लेकिन चीन की ये तानाशाह सरकार इतनी आसानी से उन लोकतंत्र समर्थकों की बात को कहाँ मानने वाली है। दोस्तों, जिस तरह का व्यवहार चीन अपने नागरिकों के अधिकारों का दमन करने के लिए करता है, उनका शोषण करने के लिए करता है, उसी तरह का दमनकारी, शोषणकारी व साम्राज्यवादी या विस्तारवादी व्यवहार व नीति वो अपने पड़ोसी देशों या अन्य देशों के साथ करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके अपने पड़ोसी देशों या अन्य अधिकतर देशों के साथ उसके विवाद वर्तमान में भी जो है चल रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चीन की दमनकारी, शोषणकारी व विस्तारवादी नीति। अपने देश में तैयार माल को दूसरे देशों में सस्ते दरों पर बेचना या फिर गरीब देशों को आर्थिक सहायता कम ब्याज दरों पर प्रदान करना, ये भी उसकी इसी चाल का हिस्सा है या नीति का हिस्सा है। पहले वह गरीब देशों की सहायता करने की बात करता है, उनको कम ब्याज दरों पर अधिक से अधिक ऋण या लोन वो प्रदान करता है, लेकिन जब वो देश इस लोन या ऋण को चुकाने की स्थिति में नहीं रहते तो वो उनके ऊपर अपनी मनमानी सोच या अपनी मनमानी नीतियां थोपने की कोशिश करता है या फिर उनको डराने धमकाने की भी जो है कोशिश करता है या उनके ऊपर जो है धौंस जमाने की कोशिश करता है। इसका जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बन बटोटा बंदरगाह, ऑस्ट्रेलिया में और इजराइल में बंदरगाहों का चीन द्वारा निर्माण करना। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो चीन के द्वारा दिए गए ऋण को चुका सकें, तो इस तरीके से उसने उन बंदरगाहों के ऊपर जो है अपना आधिपत्य जो है स्थापित कर लिया है। चीन के सस्ते सामान के भारतीय बाजार में आने से भारतीय उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, जिन रोज़मर्रा की चीज़ों का उत्पादन भारत में होना चाहिए था वो हमें चीन से लानी पड़ रही है या चीन से आयात करनी पड़ रही है, जिससे भारतीय उद्योग या कुटीर उद्योग जो हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर इन वस्तुओं का उत्पादन
भारत में होता तो भारत में जो है रोजगार की वृद्धि होने की संभावना रहती या रोजगार की वृद्धि हो सकती थी। लेकिन चीन ने सस्ते दरों में सामान भारतीय बाजार में पहुंचा करके भारतीय लोगों के रोजगार को छीन लिया है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि चीनी सामान के भारत में आने से भारतीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन मैं उनकी इस धारणा को गलत मानता हूं कि चीनी सामान के भारत के बाजार में आने से भारतीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। दोस्तों देखो, जैसे कि किसी भी वस्तु का उत्पादन चीन में हो रहा है तो रोजगार भी चीन के लोगों को ही मिल रहा है। यानी प्रोडक्शन अगर चीन में हो रहा है तो उसको प्रोड्यूस करने वाले लोग भी चीन में हैं और रोजगार भी चीन के लोगों को ही मिल रहा है। अब वो तैयार माल जो है भारतीय बाजार में आता है, उसको बेचने वाले भारत के लोग हैं। भारत के लोगों को सिर्फ जो बेचने वाले लोग हैं उनको ही रोजगार मिलता है, ना कि उत्पादन करने वाले लोगों को भारत में रोजगार मिल रहा है। बल्कि जो चीन से उत्पादित या चीन से तैयार होकर जो माल आ रहा है वो भारत में सेल हो रहा है, भारत में बिक रहा है। सिर्फ उन्हीं लोगों को रोजगार मिल रहा है जो उस चीनी सामान को जो है बेच रहे हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट भारत में चीन का बेचा जा रहा है, जो उत्पाद या जो तैयार माल भारत में बेचा जा रहा है, वो पैसा भी चीन को ही जाएगा, ना कि वो भारत में रहेगा। क्योंकि चीन ने तैयार किया है, चीन ने भारत में उसको बेचा है। जो भारत में प्रोडक्ट जो है बेचा जा रहा है उसका पैसा भी चीन को ही जा रहा है। अब अगर यदि उत्पादन भारत में होता और उत्पादन करने वाले भी जो है भारतीय लोग होते तो भारतीय लोगों को ही जो है वो रोजगार मिलना था, ना कि चीनी लोगों को। यानी प्रोडक्ट भी भारत में तैयार हो रहा था और उत्पादन करने वाले भी भारत के लोग हैं और उनको ही रोजगार मिलने वाला था। जो सेल करने वाले हैं या बेचने वाले हैं वो भारतीय ही हैं, वो भारतीय ही रहेंगे और उन्हीं को ही जो है रोजगार पहले से मिल रहा है। जब उन्होंने चीनी सामान बेचा तब भी वो बेच रहे थे। और अगर भारतीय सामान जो है भारत में तैयार होता है भारत के लोगों के द्वारा तो वो जो सामान बेचने वाले हैं वो भी भारतीय लोग हैं, तो यहाँ भी भारतीय लोगों को ही रोजगार मिल रहा है और यहाँ भी जो है भारतीय लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है। और जो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाला जो पैसा है वो दोस्तों चीन में ना जाकर के भारत में ही रहेगा और उसका फायदा भी भारत और भारत के लोगों को ही रहेगा। तो जो लोग कहते थे कि चीन के प्रोडक्ट या चीन का सामान भारतीय बाजार में आने से जो है भारतीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो सरासर गलत बोल रहे हैं। क्योंकि सिर्फ बेचने वालों को ही जो है फायदा हो रहा है, वो भी कुछ परसेंट। बाकी प्रोडक्ट की जो है कीमत है वो सारी की सारी जो है वो चीन जा रही है, ना कि वो भारत आ रही है। तो दोस्तों इस वजह से भारत में धन की कमी और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों चीन में तैयार माल की वजह से रोजगार भी चीन के लोगों को मिल रहा है, भारत में उसको बेचा जा रहा है, जबकि जो प्रोडक्ट जो है भारत में बेचा गया है उसकी कीमत भी जो है चीन को ही जा रही है। यानी सारे जो बेनिफिट जो है वो चाइना को ही जा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी चीन की उस धूर्त नीति का एक हिस्सा है कि किस तरीके से वो सस्ते सामान को जो है दूसरे देशों के बाजार में उतार करके वहाँ के उद्योगों को बर्बाद करके अपना वर्चस्व जो है स्थापित करना चाहता है। उन देशों को अपने ऊपर यानी चीन के ऊपर वो निर्भर करवाना चाहता है, ताकि हम हर समस्या के लिए या हर ज़रूरत के लिए चीन के ऊपर जो है वो निर्भर हो जाएं। दोस्तों यह स्थिति हमें उस दौर का याद दिलाती है जब कभी हम ब्रिटिश हुकूमत यानी ब्रिटिश सरकार के गुलाम हुआ करते थे। किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने उद्योगों का विस्तार करने के लिए, अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत से सिर्फ कच्चे माल का आयात किया और वहाँ पर तैयार माल को उसने सस्ते दरों पर भारत में बेचा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो कुटीर उद्योग थे जिनमें तैयार जो माल था वो लागत की वजह से बहुत महंगे दरों में बिक रहा था और इंग्लैंड के उद्योगों में तैयार जो माल था वो भारत में सस्ते दरों पर बेचा जा रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग या उद्योग जो धंधे थे वो दिन ब दिन चौपट होते गए और भारत में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी जैसी जो है स्थिति
पैदा हो गई और भारतीय उद्योगों में जो तैयार माल था वो उसकी लागत बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी खपत भारतीय बाजारों में कम होने लगी, जबकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों में तैयार या भारत में तैयार माल को अपने देश में प्रतिबंधित किया हुआ था। सिर्फ वो भारत से कच्चा माल ही वो अपने देश ले जाता था और वहाँ से तैयार माल को वो भारत की मंडियों में बेचता था, जिस वजह से भारतीय उद्योग बिल्कुल धराशायी हो गए और देश में, भारत में अकाल, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ गई कि आज भी हमारा देश उसी समस्या से जूझ रहा है। और चीन की ये नीति भी लगभग ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीति को दर्शाती है। जिस तरह से भारत के लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, वो भारत के लोगों के लिए उसका त्याग कर पाना इतना आसान नहीं है। जैसा कि खुद चीन भी कहता है कि हमारे देश में तैयार या चीनी सामान का बहिष्कार करना भारतीयों के लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसने भारत की स्थिति को देखा है, समझा है। जिस तरीके से हम अपनी छोटी सी छोटी ज़रूरत के लिए जो चीन के ऊपर निर्भर हैं, बाकी चीज़ें तो छोड़िए, लकड़ी भी हमें जो है चीन से आयात करनी पड़ी। एक छोटा सा चम्मच जो आइसक्रीम खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो चम्मच तो भारत में भी बन सकता था। दोस्तों, सन 2019-20 के दौरान भारत और चीन के मध्य जो व्यापार हुआ था उसके कुछ आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, चीन ने भारत को लगभग 53 खरब 79 अरब 84 करोड़ रुपए का निर्यात किया था, यानी इतने मूल्य की वस्तुएं उसने भारत को बेची थी, जबकि भारत ने 12 खरब 92 अरब 40 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुएं चीन को निर्यात की हैं। ये 2019 का आंकड़ा है। इससे भारत को कितना घाटा हुआ दोस्तों? लगभग 40 खरब 87 अरब 44 करोड़ रुपए का भारत को नुकसान हुआ है। यानी इतना अंतर आया है, इतने मूल्य की चीजें जो है ज्यादा हमने भारत के लिए आयात की, इतना पैसा हमने चीन को दिया। यानी 40 खरब 87 अरब 44 करोड़ रुपए जो है हमने चीन को अतिरिक्त चुकाए हैं, जबकि हमारी तरफ से मात्र 12 या 13 खरब रुपए का व्यापार या एक्सपोर्ट या वस्तुएं चीन को गई। चीन ने लगभग जो 54 खरब रुपए के आसपास वस्तुएं जो है वो भारत को बेची हैं। तो दोस्तों, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना घाटा चीन और भारत के व्यापार के मध्य भारत को हुआ है। दोस्तों, चीनी शासन का या चीनी तानाशाही सरकार का जिस तरह का तानाशाही, विस्तारवादी व दमनकारी रवैया है, उसको सबक सिखाने की आवश्यकता है। वह जिस तरीके से भारत को डराता है, धमकाता है या आंख दिखाता है, उसको बुलेट पावर नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि उसको बैलेट पावर से मारने की आवश्यकता है। यानी उसके सामान के बहिष्कार करने की आवश्यकता है। उसके देश के लिए लगभग 40 खरब रुपए का जो निर्व्यय हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। फिर कैसे नहीं चीन की अकड़ जो है वो कम होती है। इस तरीके से पैसे रोक करके, चीनी सामान का बहिष्कार करके जो है उसको सबक सिखाने की आवश्यकता है। दोस्तों, चीनी तानाशाही सरकार का जिस तरह का रवैया भारत के प्रति है, इसके लिए उसको सबक सिखाने की आवश्यकता है। वही चीन हमारे देश के लोगों से खरबों रुपए लेकर के हमें डराता और धमकाता है, हमारे देश को डराता और धमकाता है। उसको जाने वाला इतना पैसा, इतना धन हमें रोकने की आवश्यकता है। खरबों रुपया हम चीन को मुफ्त में दे देते हैं उसके नकली सामान के बदले में। इसके लिए उसको सबक सिखाने की आवश्यकता है। लेकिन ये सब निर्भर करेगा भारत के लोगों के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर। जैसा स्वदेशी आंदोलन भारत के नेताओं ने भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चलाया था, वैसा स्वदेशी आंदोलन अब चीन के खिलाफ चलाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है भारत में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की। आवश्यकता है भारत की आर्थिकी को सुदृढ़ करने की, ना कि चीन की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा स्वदेशी आंदोलन भारतीय नेताओं ने भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चलाया था, वैसा ही स्वदेशी आंदोलन अब हमें चीन के विरुद्ध भी चलाने की आवश्यकता है, ताकि उसको उसकी औकात में रखा जा सके। दोस्तों, इकबाल साहब की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशता हमारा। तो दोस्तों,
कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो इसको शेयर करना ना भूलें, और इस तरीके की और भी बहुत सारी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।